आज हम लोग पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बारे में आज हम लोग कैसे वेग स्थिरांक का हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, उसको हम लोग देखने वाले हैं। हेडिंग डालना है और हेडिंग के रूप में क्या रहने वाला है, ठीक है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में सबसे पहले हेडिंग इसमें डालना है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक। हेडिंग डालना है शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कैसे दिखाते थे, ये बात याद होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है, और वो क्या लिखना है, इस बात को ध्यान देना है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया वह है जिसकी वेग अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है, ठीक है। ये लिखने के बाद हम आते हैं इसके डेरिवेशन पे। हमको डेरिवेशन करना है और डेरिवेशन करके शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए किसका मान ज्ञात करना है, तो k का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, k का। k को ही बोल देते हैं हम लोग वेग स्थिरांक। तो इस वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। और कोई अभिक्रिया लेते हैं, मान लेते हैं, तो सबसे पहले मानना है, माना कि किसी समय t पर A का सांद्रता, A एक पदार्थ है, कैपिटल A। किसी समय t पर A का सांद्रता को हम ऐसे दिखाते हैं, A एक पदार्थ हो गया, पदार्थ के सांद्रता को हम लोग ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार से दिखाते हैं। तो किसी समय t पर A का सांद्रता, इसको दिखा लेना है, A की सांद्रता ऐसे दिखाना है, इतना है, तथा A की सांद्रता तथा A का सांद्रता ऐसे A लिखना है, तथा A का सांद्रता t0 समय पर A0 है। कितना है, A0 है। तो ये इनिशियली मान को दर्शा रहा है A0, है, ठीक है। तो अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से दिखाया जा रहा है कि A से B का निर्माण हो रहा है। अगर समय t0 का बात करते हैं तो A का सांद्रता कितना है, A0 है, और B से समय 0 है, तो B का सांद्रता क्या होगा, 0 होगा। B पे कुछ भी बना होगा, नहीं बना होगा। अगर हम बात करेंगे समय t बराबर कितना, t पर ही समय लिख देते हैं यहाँ पे, समय बराबर t पर A का सांद्रता कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है, इस तरह से। तो जब A बराबर A हो जाता है तो इधर कितना बना होगा, सोचना है कि इनिशियली ये कितना है, A0 है, और ये अब कितना बचा हुआ है, A का सांद्रता है, A बचा हुआ है, तो इधर बचा, अब इधर कितना बन गया होगा, तो अभी से वो कितना बना होगा, A0 माइनस A बना होगा। बात को समझिएगा। अगर कोई पदार्थ यहाँ पर मान लो 20 ग्राम है, हम बोल रहे हैं कि अभी बचा हुआ है इसके पास 5 ग्राम, यहाँ पे A के मान कितना है, किसी समय t पर ये 5 बचा हुआ है, तो अभी से इधर कितना बना होगा, 20 माइनस 5, इधर कितना बन गया होगा, 20 माइनस 5 मतलब 15 बन गया होगा। इस प्रकार से इसको हम लोग लिखते हैं। अब बताया ये जाता है कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होता है ना, तो उसका जो वेग होता है, तो वेग लिखने का तरीका हम लोग पहले जान चुके हैं कि जो वेग होता है, तो वेग हम लोग कैसे लिखते हैं, k इंटू जो A का सांद्रता होता है, जो हम लोग अभिकारक होता है, अभिकारक क्या है, तो A का सांद्रता और इसका घात कितना होगा, 0 हो जाएगा। इसलिए कोटि कितना है, 0 है, तो कोटि 0 का मतलब क्या है, इसका घात 0 होगा, तभी जाएगा कोटि कितना होगा, शून्य कोटि का अभिक्रिया कहलाएगा। तो शून्य कोटि का अभिक्रिया का वेग इतना ही लिखेंगे। अभिक्रिया का वेग लिखने का एक और तरीका बताया गया है
कि जो इसका सांद्रता होता है तो सांद्रता में अंतर डेरिवेटिव को भी हम लोग क्या कहते हैं, वेग ही कहते हैं। इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, dA बटे dt भी क्या कहलाएगा, वेग ही कहलाता है। और इस बात को ध्यान में रखना है, जब dA बटे dt लिख लेते हैं तो किस साइन के साथ आता है, माइनस साइन के साथ आता है। dA बटे dt किस में, अगर हम लोग किसका, अगर यही dB बटे dt लिखेंगे तो ये किस में लिखाता है, प्लस में लिखाता है। और ये अगर यहाँ पर अभिकारक लेकर लिखते हैं तो अभिकारक किस में लिखाता है, माइनस में लिखाता है। और किसके बराबर है, k के बराबर है। हमको कल के क्लास अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो फिर से यहाँ पर एक अवकल समीकरण है, ये क्या है, अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण का किस प्रकार से हल किया जाता है, कल के क्लास में हम बताए थे कि दो चर रहता है। यहाँ पे दो चर के रूप में क्या है, एक का संदाता ये एक चर है और दूसरा समय t है। तो दो चर है, दोनों चर को क्या करते हैं, एक को लेफ्ट हैंड साइड, एक को क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लाते हैं और दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं। तब उस अवकल समीकरण का हम लोग क्या निकलता है, हल निकलता है। तो अगर यहाँ से बात करेंगे तो हम बताए थे जो ऊपर में रहता है उसको इधर ही रखो dA को, और जो नीचे में है तो इधर चला जाएगा किस में, गुना में चला जाएगा dt। अब अगर ये माइनस साइन का बात करेंगे तो माइनस साइन को क्या करते हैं, इधर नहीं रख के हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर भेज सकते हैं, दोनों तरफ माइनस से गुना कर दो। तो ये a वाला इधर हो गया, t वाला इधर हो गया। जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। कल बताए थे, अगर याद होगा कल के क्लास में बताए थे कि dx का जो इंटीग्रेशन होता है, d के बाद जो भी लिखा जाता है उसका इंटीग्रेशन कितना उतना ही रह जाता है, प्लस c ऐड हो जाता है। अगर इसका इंटीग्रेशन का हम बात करेंगे तब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा, यहाँ पर a हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और a बराबर कितना निकल के आ जाएगा, इधर से माइनस के कॉमन कर लेंगे तो gt बचेगा और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब एक स्थिरांक आएगा, उस स्थिरांक को हम c मान लेते हैं कि c एक अचर आएगा, दोनों तरफ अचर नहीं जुड़ा जाता है, कोई एक तरफ लिख दिया जाता है, ठीक। अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इस c के मान को हटाना है, इसके लिए एक कंडीशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि जब t बराबर 0 है, जब t बराबर 0 है तो a का सांद्रता कितने के बराबर है, तो a का सांद्रता a0 के बराबर है। ये इनिशियली कंडीशन दिया हुआ है कि जब t समय 0 है तो a का सांद्रता किसके बराबर है, a0 के बराबर है। तो जब इस समीकरण में हम रखेंगे a के जगह a0 और t के जगह 0, तो जो c का मान निकल के आएगा, तो c का मान कितना निकल के आएगा, a0 के बराबर निकल के आया, c का मान क्या निकल के आएगा, a0। अब इसको समीकरण 1 में रख देंगे, c का लिखेंगे, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 में रख देते हैं तब ये जो a का मान हो जाएगा, a बराबर माइनस k इंटू टी, और c का मान यहाँ पर a0 हो जाएगा। तो हमको यहाँ से जो मान निकालना है, किसका मान निकालना है, k का मान निकालना है। तो kt वाला पद को क्या करो, इधर लेके आ जाओ, माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में, और यहाँ पर a क्या है, प्लस में है, उधर जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा। तो यहाँ से k का अगर मान निकालते हैं तो k का मान क्या निकल के आएगा, a0 माइनस a डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, t। तो ये आ गया वेग स्थिरांक। तो वेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या निकल के आया शून्य कोटि के लिए, कि इनिशियली शुरुआती दौर में एक सांद्रता माइनस समय t पर एक सांद्रता डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो ये वेग स्थिरांक का मान आ गया। और यही डेरिवेशन में क्या करता है, पूछता है, यही डेरिवेशन में क्या करता है, पूछता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका k जो यहाँ पर वेग स्थिरांक होगा, इसका मात्रक का बात कर लेते हैं। इस शून्य कोटि के लिए जो वेग स्थिरांक का मात्रक होगा वो कितना होगा, तो हम लोग यहाँ पर पहले से जानते हैं एक चीज, क्या जानते हैं, तो पहले से हम लोग एक चीज़ें जानते हैं, और ये जानते हैं कि अगर हम लोग मात्रा का बात करते हैं, के का इकाई का मात्रा का बात करते हैं, तो सांद्रता का मतलब बताया गया है मोलरिटी होता है। और मोलरिटी के जो मात्रक होता है मोल पर लीटर होता है, और समय का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो जो के का मात्रक होगा, के का मात्रक बोलो या के का इकाई बोलो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो ये क्या निकल के आता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसलिए मोल पर लीटर किसका हो जाता है, सांद्रता का होता है, और समय का क्या हो जाता है, सेकेंड हो जाता है। तो यहाँ शून्य कोटि का विक्रिया के लिए, शून्य कोटि का विक्रिया के लिए जो के का मात्रक होगा वो क्या होगा, मोल पर
लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें एक और चीज़ें निकालने के लिए देता है, और वो क्या देता है, तो अर्ध आयु। तो लिखना है शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु। हेडिंग डालना है, हेडिंग में शॉर्ट हेडिंग बोल सकते हैं, डॉट करके भी लिख सकते हैं कि शून्य कोटि के लिए, शॉर्ट हेडिंग के रूप में लिखना है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु। अब अर्ध आयु क्या होता है, तो सबसे पहले क्या करना है, अर्ध आयु का डिफिनीशन लिख लेना है यहाँ से लेके यहाँ तक। तब हम इसको समझा देते हैं, अर्ध आयु का डिफिनीशन लिख लेते हैं। इतना लिखने के बाद हम लोग चलते हैं अर्ध आयु का मतलब समझते हैं। अर्ध आयु का मतलब होता है वो समय जिस समय में जो अभिकारक सांद्रता होता है वो कितना हो जाए, आधा हो जाए, तो उसी समय को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी हम यहाँ पर दिखाए थे, इसको लिखना नहीं है, ऐसे समझाने के लिए बता रहे हैं कि A से क्या बन रहा है, B बन रहा है। मान लो कि इनिशियली ये 20 ग्राम है, और ये अभिक्रिया जब शुरू करेगा तो ये घटना शुरू करेगा, घट कर ये कितना हो जाए, आधा बच जाए, और आधा इधर बन जाए, तो इधर आधा जो होने में, जो इसको आधा होने में जो समय लगा, आधा जो होने में जो समय लगा, उसी समय को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। तो जो अभिक्रिया का सांद्रता, अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को आधा होने में जो समय लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। अब इसका मान कैसे निकलेगा, इसका मान निकालने के लिए भी हम लोग आ जाते हैं इस फार्मूला पे। अभी हम लोग के बराबर देखे थे, क्या फार्मूला था, ए नॉट माइनस ए बटे टी था। अगर बात करेंगे कि ए का हमको टी का मान निकालना है, अर्ध आयु का मान निकालना है, कब, जब बताया जा रहा है कि अर्ध आयु का मतलब ही होता है कि ए का जो मान है, ए का सांद्रता है, वो कितना होने में, आधा होने में, कितना, जो इनिशियली जो था, इनिशियली इतना ही था, तो इसको आधा होने में जो समय लगेगा वो वही समय हमको निकालना है। मतलब ए की जगह क्या लिखाएगा, A0/2 लिखाएगा। तब यहाँ से के बराबर क्या लिख सकते हैं, तब यहाँ से के बराबर जो होगा, A0 को A0 रहने दो, ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो A0/2 लिख सकते हैं, A0/2 डिवाइडेड बाई में टी है, और टी को हम क्या लिखेंगे, टी हाफ, इसलिए कि अर्ध आयु को हम लोग किससे रिप्रेजेंटेड करते हैं, टी हाफ से। हमको इसका मान निकालना है। इस बात को ध्यान देना है कि अगर ए हाफ है तो ये इधर भाग में है, तो इधर आएगा तो गुना में, इधर क्या बच जाएगा, के इंटू टी हाफ हो जाएगा, बराबर A0 में से A0/2 हटाएंगे, कितना बचेगा, A0 में से A0/2 हटाएंगे तो A0/2 ही बचेगा। पूरा में से आधा घटाते हैं तो आधा ही बचता है ना। हमको टी हाफ का मान निकालना है, तो यहाँ से अगर टी हाफ का मान निकालेंगे तो टी हाफ का मान कितना आएगा, ए का सांद्रता डिवाइडेड बाई 2 इंटू के हो जाएगा, के इधर क्या है, गुना में जाएगा तो भाग में। तो इस तरह से यहाँ पे जो टी हाफ आया, अर्ध आयु आया। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, अर्ध आयु जो है वो किसके वेग स्थिरांक के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ याद रख सकते हैं, जो अर्ध आयु होता है वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जो शुरुआती सांद्रता होता है, जो इनिशियली ए का मान होता है, ए का सांद्रता होता है, उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये अर्ध आयु का फार्मूला आ गया किसके लिए, शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए। किसके लिए आया, शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए आया है। ठीक, ये जो अर्ध आयु का फार्मूला आया, ये शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए हो गया। इस बात को ध्यान में रखना है। बुक में देखा जाए तो बुक में जो इनिशियली जो ए का सांद्रता को दिखाया जा रहा है, वो किससे दिखाया जा रहा है, ए से दर्शाया जा रहा है। हम यहाँ पर किससे दर्शा रहे हैं, A0 से दर्शा रहे हैं। तो यही अंतर है, बाकी सब यहाँ पे सेम है और इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, शून्य कोटि का विक्रिया के प्रारंभिक सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है वेग स्थिरांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वेग स्थिरांक क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यहाँ पर के का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ए के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर ये क्या है, लैंग्वेज में, ये भाषा में करके लिखा हुआ है। तो ये लैंग्वेज और भाषा में करके यहाँ पे लिखा हुआ है। इतना लिखने के बाद शून्य कोटि के कुछ अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिख के रखना है। शून्य कोटि के अभिक्रिया का कुछ एग्जाम्पल लिख के रखना है। तो यहाँ से सबसे पहला एग्जाम्पल जो लेना है, एग्जाम्पल देकर इसको लिखना है, एग्जाम्पल देके इसको लिखना है। और इसके वेग को अगर बात करेंगे तो इसका वेग जो लिखा जाता है के इंटू
NH3 के पावर क्या लिखा जाता है 0। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर अनुक्ता का बात करेंगे तो इसका 2 है, लेकिन यहाँ पर जो कोटि है वो क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए कि ये याद रखना जरूरी हो जाता है। तो इसका वेग अगर इतना है तो कोटि इसका क्या लिखाएगा, तो कोटि बराबर 0 लिखाएगा। तो ये एग्जाम्पल होगा शून्य कोटि का, इसलिए डायरेक्ट एग्जाम्पल दिया रहेगा, पूछ देगा कि ये कौन सा कोटि का अभिक्रिया है, ठीक, इसलिए एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है। अगर ये एग्जाम्पल लेते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल ये लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ये लेंगे, H2Cl2 मिलकर क्या बनाएगा, HCl का निर्माण करेगा। अगर इसका वेग लिखने की कोशिश करेंगे तो इसका वेग कैसे लिखा जाता है, K इंटू, यहाँ पर H2 के भी पावर कितना होता है, शून्य होता है, और Cl2 के भी पावर कितना होता है, शून्य होता है। तो इसको भी याद रखना है। तब इसका कोटि अगर लिखेंगे, कोटि ऑब्वियस है कि 0 + 0 कितना हो जाएगा, दोनों पर 0 ही है, इसका कोटि भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी शून्य कोटि का अभिक्रिया होता है, H2Cl2 मिलकर HCl का जो निर्माण करता है। वैसे ही एक और एग्जाम्पल है, तो जितना एग्जाम्पल है सारा एग्जाम्पल लिख लेना है। 3 एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है तो इसको भी लिख लेना है। और इसका अगर वेग का समीकरण देखेंगे तो वेग समीकरण जो आएगा K इंटू NH3 के पावर कितना होगा, 0 होगा, NH3 के पावर 0 होगा, तो इसका भी यहाँ पर कोटि क्या हो जाएगा, तो इसका भी कोटि यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसका भी कोटि शून्य कोटि ये बन जाएगा। ठीक है, ये हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक देखे, वेग स्थिरांक के साथ साथ हम लोग क्या देखे, अर्ध आयु देखे। ठीक, अर्ध आयु के बाद यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया का 3 एग्जाम्पल देखे। एग्जाम्पल भी याद रखना जरूरी है, इसलिए डायरेक्ट एग्जाम में एग्जाम्पल दे दिया जाता है, पूछ दिया जाता है कि ये कौन सा कोटि की अभिक्रिया है, ये कौन सा कोटि की अभिक्रिया है, तो ये जरूरी है। आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक पढ़ने वाले हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो व्यंजक है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो उसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए आज के क्लास हम इतना ही पर ध्यान देते हैं। आज छोटा से ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं गया, आज बहुत छोटा सा क्लास हुआ, लेकिन फिर इसलिए हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते कि इसलिए अगला पार्ट लेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा, इसलिए आगे हम लोग अगले क्लास में उसको कर लेंगे। ठीक, तो आज के लिए हम यहीं पर एंड करते हैं अपने क्लास को, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।